बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाइनल गेम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ओके, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, निगरानी करना और ख़ुद इनके सामने ना आना। ओवर। मिकार्डो ने कहा, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो और फिर तुमने खुसूसी तौर पर हमारी एजेंसी के लिए चीफ सेक्रेटरी से बात की थी और चीफ सेक्रेटरी ने मुझे तुम्हारी हिदायत पर अमल करने का हुक्म दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए पाबंद हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो मिकार्डो ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर इसने साइड पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद एक कई नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद मौतबाना था। फ्रैंक को मेरे पास भेजो, मिकार्डो ने तहकुमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक कोई एकल आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके चलने का अंदाज और चेहरे पर मौजूद जख्मों के निशानात बता रहे थे कि वो इंतहाई ख़तरनाक गुंडा और लड़ाका आदमी है। इसके चेहरे पर बेरहमी और सफाकी के तासुरात नुमायाँ दिखाई दे रहे थे, जबकि वो मेकअप में भी था और इसका ताल्लुक भी मॉरिस एजेंसी से ही था और ये मॉरिस का नंबर 2 था जो खुसूसी तौर पर मिकार्डो के साथ रहता था। यस बॉस, आने वाले ने झटकेदार लहजे में कहा। बैठो, मिकार्डो ने कहा तो आने वाले मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। सुनो, तुम फ़ौरन अपने आदमियों को अलर्ट कर दो। पाकिस्तानी एजेंट हमारे खिलाफ काम करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। हो सकता है कि वो लोग यहाँ क्लब में भी आएँ, इसलिए जब तक ये क्लब में रहें तुमने इनको नज़रों में रखना है, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे ये मशकूक हो सकें। हाँ, अगर ये खुद कोई गलत हरकत करें तो जिस तरह तुम दूसरों का सज़ा देते हो इसी तरह इन्हें भी सज़ा दे सकते हो, लेकिन अज खुद तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। मिकार्डो ने फ्रैंक से मुखातिब होकर कहा। बॉस, इस तरह झिझकने की क्या ज़रूरत है? 10-12 अफराद हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम इनकी हड्डियाँ भी तोड़कर ला सकते हैं और इनकी बोटियाँ भी उड़ा सकते हैं, फ्रैंक ने झटकेदार लहजे में कहा। जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो फ्रैंक, इन मामलात को तुम नहीं समझ सकते, मिकार्डो ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है बॉस, हुक्म की तामील होगी, लेकिन अगर इन्होंने यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो फिर आप हमारा हाथ नहीं रोक सकेंगे। मैं तो खुद यही बात कर रहा हूँ, लेकिन अज खुद तुम इन्हें नहीं छेड़ना, मिकार्डो ने कहा। यस बॉस, मैं ख्याल रखूँगा, फ्रैंक ने जवाब दिया और वापस मुड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। तो मिकार्डो ने इत्मीनान का सांस लिया। इसे मालूम था कि फ्रैंक और इसके साथी सिर्फ गुंडे हैं, इसलिए वो इनसे गुंडों के आम स्टाइल से ही निपटेंगे। इस तरह इनका खात्मा भी हो जाएगा और इन्हें आखिरी लम्हा तक ये शक भी नहीं हो सकेगा कि इनके साथ कोई खुसूसी कार्रवाई की जा रही है। फ्रैंक के जाने के बाद मिकार्डो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 3 घंटे गुजर गए। इस दौरान इसे ना तो कोई कॉल आया और ना इसके सामने मेज़ पर रखा हुआ ट्रांसमीटर जागा। इसने काम ख़त्म किया और फिर इसकी नज़रें ट्रांसमीटर पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। चंद लम्हे वो ट्रांसमीटर की तरफ देखता रहा, फिर कुछ सोचकर इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और एक बटन प्रेस किया और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मिकार्डो कॉलिंग। ओवर। मिकार्डो ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मॉरिस अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से मॉरिस की आवाज़ सुनाई दी। तुमने अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी मॉरिस? मुझे बताओगे पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में क्या रिपोर्ट है? वो लोग इसी कोठी में मौजूद हैं। जो 4 अफराद बाहर गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। हम इनकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और मैं तो अब भी कहूँगा कि इन्हें मौका ना दिया जाए तो बेहतर है। ओवर। क्या मतलब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि इन्हें इनकी रिहाइशगाह समेत ख़त्म कर दिया जाए? हाँ, मेरा अब भी यही ख्याल है कि या तो इस कोठी को ही मिसाइलों से उड़ा दिया जाए या दूसरी सूरत यह है कि हम पहले इन्हें बेहोश करें और फिर इनसे पूछताछ करके इन्हें हलाक कर दें। ये बहरहाल तरबियत याफ्ता लोग हैं, वो ये एशियाई हैं और एशियाई पसमानदा लोग हैं, लेकिन फिर भी ये एजेंट हैं और अब तक ऐसा भी हो चुका होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खामोश रहा, वरना मैं तो अपने दुश्मनों को मामूली सी मोहलत देने का भी कायल नहीं हूँ। ओवर। मॉरिस ने जवाब देते हुए कहा। नहीं मॉरिस, तुम सिर्फ इन लोगों को देख रहे हो, जबकि मैं वसी मंजर को सामने रखकर सोच रहा हूँ।
मुझे ये मालूम है कि ये लोग आसानी से मारे जा सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के सरकारी एजेंट हैं और पाकिस्तान में सिर्फ ऐसे लोग यहाँ इस एजेंसी से मुतालिक ना हो सकते होंगे। इनके यहाँ मारे जाने का मतलब है कि ये बात कंफर्म हो जाए कि यहाँ कोबरा मिसाइल फैक्ट्री मौजूद है। इसके बाद जाहिर है इस एजेंसी के दूसरे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस फैक्ट्री को पूरी दुनिया से खुफिया रखा हुआ है। ओवर, मिकार्डो ने कहा। ओह, वाकई तुमने दुरुस्त बात की है। तुम वाकई बेहद दूर तक सोचते हो। ये सारे जाविये तो मेरे जहन में ही नहीं थे। ओवर, मॉरिस ने जवाब दिया। तो मिकार्डो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। एक बार ये लोग यहाँ से मायूस होकर वापस चले गए तो फिर ये जगह हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। बाकी जहाँ भी ये टकरे मारते फिरें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये लोग किसी तरह कोबरा मिसाइल फैक्ट्री तक ना पहुँच जाएं और बस। ओवर, मिकार्डो ने जवाब दिया। ठीक है ओवर, मॉरिस ने कहा। जब ये चले जाएं तो फिर तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतज़िर रहूँगा। ओवर, मिकार्डो ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, मैं रिपोर्ट दूंगा। ओवर, मॉरिस ने जवाब दिया तो मिकार्डो ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान अपने साथियों समेत इस कोठी में मौजूद था। इसने आते ही अपने साथियों को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इसे कहने के मुताबिक 2 टारगेट थे और वो दोनों ही ऐसे टारगेट थे जिनमें से एक नकली और एक असली था, या फिर दोनों फैक्ट्रियों में पार्ट्स की शक्ल में कोबरा मिसाइल फैक्ट्री के पार्ट्स ही तैयार हो रहे थे, या फिर इसके ख्याल के मुताबिक चवाला में कोबरा मिसाइल फैक्ट्री थी और ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों में मिसाइल स्टेशन। चूँकि ये एक टॉप सीक्रेट मंसूबा था, इसलिए इसे जिन अफराद से मालूमात मिली थी वो हतमी नहीं थी और इसे दोनों तरफ से मिलने वाली इतलात के मुताबिक कोबरा मिसाइल फैक्ट्री का नाम ही सामने आया था। इमरान ने कई घंटे अपने साथियों के साथ बैठकर संजीदगी से डिस्कस की थी। इन सब ने भी इमरान के ख्याल की तायद की थी कि इन्हें दोनों टारगेट्स को ही हिट कर देना चाहिए था, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। दोनों टारगेट्स के हिट होने से असल और नकल फैक्ट्री का मसला भी हल हो जाता और वो अपने मिशन में यकीनी तौर पर कामयाब हो जाते। इसके बाद इमरान ने अपने साथियों से ये मशवरा किया कि दोनों मिशन पर अलग अलग काम किया जाए या फिर एक साथ। तो इसके साथियों ने दोनों टारगेट्स पर एक साथ ही हमला करने की मनसूबाबंदी की कि वो एक साथ रहकर पहले एक और फिर दूसरे टारगेट को हिट करेंगे। एक टारगेट के तबाह होते ही ताज एजेंसी और ब्लैक स्काई एजेंसी को ये तासुर मिल जाएगा कि एक फैक्ट्री तबाह करके ये लोग वापस चले गए हैं, तो दूसरी तरफ इनकी तवज्जो कम हो जाएगी और वो जल्द से जल्द दूसरे टारगेट तक पहुंचकर इसे भी हिट कर देंगे। इन्होंने बाकायदा दोनों टारगेट्स को हिट करने की प्लानिंग बनाई और फिर शाम होते ही फर्स्ट टारगेट की तरफ वो निकल खड़े हुए। इनका फर्स्ट टारगेट शवाला के इलाके में मौजूद फैक्ट्री थी, जिसके बारे में इन्हें ट्रांगा क्लब से ही पता चल सकता था, जिसकी लोकेशन मिकार्डो की ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी से मालूम हुई थी। वो सब रिहाइशगाह से अलग अलग यहाँ ट्रांगा क्लब के सामने पहुँचे थे। वो सब इस वक्त मकामी मेकअप में थे, अलबत्ता इन्होंने खुसूसी असलहा अपनी जेबों में रखा हुआ था। ट्रांगा क्लब एक आम सा क्लब था, अलबत्ता इसके ऊपरी तरफ एक तंग सी गली थी जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। इस गली में ट्रांगा क्लब का कोई रास्ता मौजूद न था, अलबत्ता गली के दूसरी तरफ 2 रिहायशी कोठियाँ थीं, जिनमें से एक कोठी के गेट पर 2 मुसल्लह दरबान मौजूद थे और गेट पर मॉरिस के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। ये जायज़ा सफदर ने ले लिया था। वो इस गली में इस अंदाज में दाखिल हुआ था जैसे इसे किसी ने इस गली में वक्त दिया हो, लेकिन गली में दाखिल होते ही गेट के सामने मौजूद दोनों दरबान चौकन्ना हो गए। लेकिन सफदर के चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान और सुकून के तासुरात थे। इसके हाथ में एक कार्ड था जिस पर कलम से डी स्कॉट का नाम और हुक्म में ट्रांगा क्लब लिखा हुआ था। सफदर इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर जब इन दरबानों के सामने रुका तो इसने कार्ड इनके सामने कर दिया कि वो इनसे मिलने आया है। दोनों दरबानों ने इसे बताया कि इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता, तो सफदर ने इस अंदाज में मुँह बनाया जैसे इससे शदीद मायूसी हुई हो और फिर वो वापस पलट गया और एक चक्कर काटकर ट्रांगा क्लब के सामने पहुँच गया जहाँ इसके साथी इकट्ठे हो रहे थे। इस दौरान वो ये जायज़ा ले आया था इन दोनों दरबानों का इस अंदाज में खात्मा करना है कि अंदर किसी को मालूम ना हो सके, और दूसरी बात यह कि अंदर बाकायदा ऑपरेशन रूम और अड्डा है, इसलिए अंदर भी हिफाजत का खास इंतज़ाम होगा और हो सकता है कि काफ़ी से ज़्यादा लोग हों। लेकिन हमने इस मॉरिस को इस अंदाज में घेरना है कि आखिरी लम्हात तक किसे मालूम ना हो सके, वरना वो एक चीफ एजेंसी का एजेंट चीफ है और इस एजेंसी के एक एजेंट रोडस ने इस अंदाज में मुदाफ़त की थी। इससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं
और ये हमारे हक में और भी अच्छा हो गया है कि ब्लैक स्काई के चीफ मॉरिस का हमें पता चल गया है कि वो भी यहीं मौजूद है। इमरान ने कहा, तो फिर रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देते हैं। जूलिया ने कहा, नहीं, हो सकता है कि अंदर ऐसा इंतज़ाम किया गया हो कि ये गैस इनके खुसूसी हिस्से में दाखिल ही ना हो सके, या फिर इन्होंने एंटी गैस अद्विया ली हुई हो जैसा कि डार्सी ने ले रखी थी। हमने रेड करना है और साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल इस्तेमाल करने हैं, और सिवाय मॉरस के और किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो बताओ कि ये कैसे मालूम होगा कि मॉरस कहाँ है और कौन है। इनमें से किसी आदमी से मालूम करना होगा। आओ मेरे साथ और अलर्ट रहना। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो टांगा क्लब के उगबी तरफ गली में दाखिल हो गए। इमरान सबसे आगे था जबकि बाकी साथी इसके पीछे थे। वहाँ मौजूद दरबारों ने जब 4-5 अफराद को गली में दाखिल होते हुए देखा तो इन्होंने बिजली किसी तेज़ी से कांधों से लटकी हुई मशीन गनें उतार कर हाथों में पकड़ ली। अरे अरे रुको, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम तो सिर्फ चंद बातें मालूम करनी है। इमरान ने दूर से ही मुस्कुराते हुए इंतहाई नरम लहजे में कहा, वहीं रुक जाओ, आगे मत आओ वरना गोलियों से छलनी कर देंगे। इनमें से एक दरबार ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान का हाथ जेब से बाहर आया और फिर इससे पहले कि वो दोनों दरबान संभलते ठक ठक की आवाज़ें सुनाई दी और दोनों दरबान चीखते हुए उछल कर नीचे गिरे। तो इमरान ने दौड़कर इनमें से एक आदमी की गर्दन पर पैर रखकर मोड़ दिया। इस आदमी पर इसने फायरिंग जानबूझकर जिस्म के निचले हिस्से पर की थी, जबकि दूसरे आदमी के दिल को निशाना बनाया गया था, इसलिए वो नीचे गिरकर सिर्फ चंद लम्हे तड़प सका था, जबकि ये आदमी उठने की कोशिश कर रहा था। मॉरिस कहाँ है, बोलो, जल्दी बोलो। इमरान ने पैर को दबाकर दोबारा उठते हुए कहा, वो अपने ऑफिस में है, ऑफिस में है। इस आदमी ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने हिचकी सी ली और इसके मुंह से खून का फवारा सा उबल पड़ा। तो इमरान ने पैर हटा लिया। एक गोली इसके पेट के निचले हिस्से में लगी थी और यही कारगर साबित हुई। वो आदमी ख़त्म हो चुका था। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने साइड फाटक को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। इन्हें भी साथ ले आओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा और तेज़ी से अंदर दौड़ पड़ा। सामने बरामदे में 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इनकी मशीन गनें भी इनके कांधों पर लटकी हुई थी। इमरान दौड़ता हुआ आगे बढ़ा तो वो दोनों बेख्तियार चौंक कर सीधे हुए ही थे कि इमरान ने वो हाथ जिसमें मशीन पिस्टल मौजूद था अपने उकुब में किया हुआ था आगे किया और दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाज़ों के साथ ही वो दोनों चीखते हुए उछल कर नीचे गिरे और बुरी तरह पड़कने लगे। जबकि इस दौरान इमरान के साथी भी दोनों दरबानों को घसीट कर अंदर ले आए थे। हर जानिब फैल जाओ और जो नजर आए इसे हला कर दो, यहाँ किसी एक को भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, इमरान ने कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे में पहुँचा और इन जख्मी और तड़पते हुए दोनों आदमियों को फलांगता हुआ वो सामने मौजूद राहदारी में दाखिल हुआ ही था कि साइड पर मौजूद दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी तेज़ी से बाहर आया था कि इमरान ने उछलकर इस पर हमला कर दिया और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर पहले साइड की दीवार से टकराया और फिर नीचे गिरा ही था कि इमरान की लात बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आई और दूसरे लम्हे नीचे गिरकर उठते हुए इस आदमी की कनपटी पर पूरी कुव्वत से जब लगी और वो एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा। इमरान ने बगैर किसी तवक्कुफ के दूसरी ज़रब लगा दी और इस बार इस आदमी के हाथ पैर सीधे होते चले गए। वो बेहोश हो चुका था। इमरान तेज़ी से आगे बढ़कर इस खुले हुए दरवाजे में दाखिल हुआ तो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। ये कमरा किसी ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। इमरान समझ गया कि यही बरामदे में पड़ा हुआ आदमी मॉरिस है और ये इसका ऑफिस है। वो शायद बरामदे में मौजूद दरबारों की चीखों की आवाज़ें सुनकर बाहर निकला था। इमरान ने झुककर इसे बाजू से पकड़ा और तेज़ी से घसीटता हुआ कमरे के अंदर ले आया। दूसरे लम्हे एक झटके से उठाकर इसे कुर्सी पर डाल दिया और फिर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ आया और फिर वो दरवाजे में ही रुक गया। थोड़ी देर बाद सफदर और तनवीर राहदारी में दाखिल हुए। क्या हुआ, इमरान ने पूछा। नीचे एक बड़ा हॉल है जिसमें मशीनरी निस्ब है। वहाँ 5 अफराद थे जिन्हें हलाक कर दिया गया है। इनके अलावा और कोई यहाँ नहीं है, सफदर ने कहा। ठीक है, बहरहाल तुम सब बाहर रुकोगे और ख्याल रखोगे। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ है। इससे निकलने वाले को मैंने बेहोश कर दिया है और यकीनन यही मॉरिस है। मैं इससे पूछगछ करूँगा, इमरान ने कहा। तो सफदर और तनवीर सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए। तो इमरान तेज़ी से मुड़ा और इसने एक खिड़की से लटका हुआ पर्दा एक झटके से खींचकर उतार लिया और फिर इसे एक रस्सी के अंदाज में लपेटकर इसने इसकी मदद से
बेहोश पड़े हुए आदमी को कुर्सी के साथ इस अंदाज में बांध दिया कि होश में आने के बाद वो आदमी इसे आसानी से खोल ना सके। बांधने के बाद इमरान ने दोनों हाथों से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया। जब इस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमदार होने शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ हटाए और फिर कोट की अंदरूनी जेब से इसने खंजर निकाल लिया। इमरान ने खंजर हाथ में पकड़ लिया। वो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था क्योंकि यह आदमी इसे हर लिहाज से इंतहाई तरबियत याफ्ता नज़र आ रहा था। वो अचानक हमला की वजह से मार खा गया था, वरना अगर वो संभल जाता तो शायद इतनी आसानी से मार ना खा सकता था। चंद लम्हों बाद इसने कराते हुए आंखें खोल दी तो इमरान ने खंजर की नोक किसी गर्दन पर रखकर इसे ज़ोर से दबा दिया। तुम्हारा नाम मॉरिस है और तुम ब्लैक स्काई के चीफ हो? हाँ, मगर तुम कौन हो? रोडस तुम्हारा आदमी था, इमरान ने कहा। तो मॉरिस बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। हाँ, मगर तुम कौन हो? हम वही हैं जिनकी निगरानी तुम्हारा आदमी रोडस कर रहा था। और ये भी सुन लो कि यहाँ ऑपरेशन मौजूद रूम में और बाहर मौजूद तमाम अफराद हलाक कर दिए गए हैं। मुझे तुम्हारे बारे में रोडस से मालूम हुआ और हम यहाँ आ गए। हम मगर ये कैसे हो सकता है? ओह, तुम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। मुझे पहले ही इतला हो जाती। हमें रोडस से तमाम मामलात की इतलात मिल गई थी। कोठी के अंदरूनी हिस्से पर तुम्हारे हालात की चेकिंग ना थी, इसलिए हमने वहीं मेकअप तब्दील कर लिए और फिर यहाँ आ गए। इमरान ने जवाब दिया तो मॉरिस ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम अब क्या चाहते हो? तुम सरकारी एजेंसी के आदमी हो। तुम इस मिकार्नो के कहने पर क्यों हमारे खिलाफ काम कर रहे थे? तुम मिकार्नो को जानते हो? क्या मतलब? फिर तो मैंने इसका नाम और इसकी आवाज़ ट्रांसमीटर पर सुन ली थी और मुझे मालूम है कि वो कोबरा मिसाइल फैक्ट्री का चीफ भी है और सिक्योरिटी इंचार्ज भी। और मुझे ये भी मालूम है कि ये फैक्ट्री टांगा क्लब के नीचे या इर्द गिर्द ज़मीन मौजूद है, लेकिन इस फैक्ट्री का दुरुस्त महल वकूअ और इसका रास्ता हमें मालूम नहीं है, जो अब तुम बताओगे। ऐसी कोई फैक्ट्री यहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है और ना मैं इस बारे में जानता हूँ, मॉरिस ने मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसे साफ महसूस हो गया कि मॉरिस से गलत बयानी कर रहा है। मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगे। तुम्हारा आदमी रोडस भी खासा तबीयत याफ्ता आदमी था और तुम तो बहरहाल इसके इंचार्ज हो, इमरान ने कहा। और इसके साथ इसका वो हाथ जिसमें खंजर मौजूद था पीछे हटकर तेज़ी से हरकत में आया और मॉरिस की नाक का एक नथना आधे से ज़्यादा कट गया। मॉरिस के हलक से एक अरबनाक चीख निकली, लेकिन अभी चीख की गूंज कमरे में मौजूद थी कि इमरान का हाथ दूसरी बार हरकत में आया और मॉरिस की नाक का दूसरा नथना भी कट गया। इसकी पेशानी पर रग उभर आई थी। वो अब न सिर्फ चीख रहा था बल्कि अपना सर भी दाएं बाएं इस तरह पटक रहा था जैसे शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला हो। इमरान ने खंजर साइड में इस पर रखा और फिर एक हाथ इसने मॉरिस के सर पर रखा और दूसरे हाथ की मुड़ी हुई उंगली का हुक इसने इसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मार दिया। कमरा मॉरिस के हलक से निकलने वाली इंतहाई करबनाक चीख से गूंज उठा। मॉरिस का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था, लेकिन इमरान ने चंद लम्हे रुक कर दूसरी ज़रब लगा दी और मॉरिस का पूरा जिस्म इस तरह काँपने लगा जैसे इसे जाड़े का तेज़ बुखार हो गया हो। इसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। अब इसका मुंह कदरे खुल रहा था, लेकिन तकलीफ की शिद्दत से इसके हलक से पूरी तरह चीख ना निकल रही थी। इसकी आंखें बाहर उबल आई थीं कि इमरान ने तीसरी ज़रब लगा दी और मॉरिस का जिस्म यकलख्त एक झटके से ढीला पड़ गया और मॉरिस की आंखें पथरा सी गईं। अब बताओ मिकार्नो कहाँ है और किस रूप में है? मिकार्नो टांगा क्लब में है, वहाँ वो लॉर्ड है, लॉर्ड ही मिकार्नो है। इसका पूरा नाम लॉर्ड मिकार्नो है, मॉरिस ने लाशऊरी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। कोबरा मिसाइल फैक्ट्री कहाँ है और इसका रास्ता कहाँ से जाता है? इमरान ने पूछा। कोबरा मिसाइल फैक्ट्री टांगा क्लब के नीचे है और इसका रास्ता मुझे नहीं मालूम, सिर्फ मिकार्नो जानता है, मॉरिस ने जवाब दिया। तुम इससे किस तरह बात करते हो? ट्रांसमीटर पर? यहाँ सिर्फ ट्रांसमीटर पर ही बात हो सकती है क्योंकि इस कस्बे में फ़ोन लाइनिंग मौजूद नहीं है। इसकी ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी बताओ, इमरान ने कहा तो मॉरिस ने इसे फ्रिक्वेंसी बता दी। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान आ गया क्योंकि ये वही फ्रिक्वेंसी थी जो इससे पहले वो फ्रासिक से और फिर रोडस से मालूम कर चुका था। और फिर इमरान के सवालात के जवाब में मॉरिस ने अब तक की मिकार्नो से होने वाली तमाम गुफ्तगू भी बता दी। अगर कोबरा मिसाइल फैक्ट्री यहाँ है तो फिर ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों में क्या है? वहाँ इसके अंदर सख्त इंतजाम क्यों किए गए हैं? वहाँ सुपर स्टोर है, मिसाइल यहाँ बनाए जाते हैं और स्टोर करने के लिए ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों के अड्डे पर भेज दिए जाते हैं। इसी अड्डे में ही मिसाइल स्टेशन तामीर किया गया है।
अगर वहाँ स्टोर है तो फिर ये बात क्यों फैलाई गई है कि वहाँ फैक्ट्री है? फैक्ट्री पहले थी वहाँ, लेकिन फिर फैक्ट्री के एक हिस्से को खाली करके तमाम मशीनरी यहाँ पहुँचा दी गई और फैक्ट्री यहाँ कायम करके पहाड़ियों में स्टोर और मिसाइल स्टेशन बनाया गया है। मॉरिस ने जवाब दिया तो ईमान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। इसने मॉरिस से मज़ीद मालूमात लेनी शुरू कर दी और मॉरिस जो लाशऊरी कैफियत में था, इसने मॉरिस की ईमान की हर बात का सच सच जवाब दिया। इमरान ने तमाम मालूमात जब मॉरिस से हासिल कर ली तो इसने मेज़ पर रखा हुआ खंजर उठाया और दूसरे लम्हे खंजर मॉरिस की शहरग में उतर गया और इमरान हाथ इसके सर से उठाकर पीछे हट गया। चंद लम्हे तड़पने के बाद मॉरिस साकित हो गया तो इमरान ने खंजर इसकी गर्दन से खींच लिया और फिर इसे इसके लिबास से अच्छी तरह साफ करके इसने खंजर वापस जेब में डाला और दरवाजे की तरफ मोड़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस हॉल में पहुंच गया जहां मशीनरी नस्ब थी। इमरान के कहने पर इसके साथियों ने तमाम मशीनरी फायरिंग करके नाकारा कर दी। इस मॉरिस ने क्या बताया इमरान साहब? सफदर ने पूछा तो इमरान ने मॉरिस से मिलने वाली तमाम मालूमात बता दी। ओह, तो वो लॉर्ड ही असल में मिकार्नो था। हैरत है, इसने ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब हमने इस मिकार्नो तक इस अंदाज में पहुंचना है कि इसे आखिरी लम्हे तक मालूम ना हो सके, वरना वो क्लब छोड़कर अगर असल फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया तो फिर हमारे लिए इसे वाकई तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसे अगवा करके यहाँ ले आएँ और फिर इससे तफसीली मालूमात हासिल करके इस फैक्ट्री पर रेड किया जाए, वरना वहाँ क्लब में हमें एक तो कत्लेआम करना पड़ेगा और दूसरा शायद फिर भी इस मिकार्नो से वो तफसीली मालूमात हासिल ना हो सकें। लेकिन ये भी तो सोचो वहाँ से इसे अगवा कैसे किया जाए। तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा, ओह हाँ, ये बात वाकई सोचने की है। सफदर ने कहा, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने एक तरफ पड़े हुए ताकतवर ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसने ट्रांसमीटर पर मिकार्नो की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मॉरिस कॉलिंग, ओवर। इमरान ने मॉरिस की आवाज़ और लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, यस मिकार्नो, अटेंडिंग यू, ओवर। विक्ट्री मिकार्नो, एशियाई एजेंट मारे जा चुके हैं। मारे जा चुके हैं? क्या मतलब? किसने इन्हें हलाक किया है? इन्होंने अचानक मेरे हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। नतीजा ये कि वो मेरे आदमियों के हाथों हलाक हो गए। अगर हम इन्हें हलाक ना करते तो तुम खुद समझ सकते हो कि हम खुद मारे जाते, ओवर। इमरान ने कहा, ओह ओह, तुम्हारे हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था इन्होंने? वो कैसे? तुम तो इनकी निगरानी कर रहे थे, फिर ये कैसे हो गया? मिकार्नो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने इसे रोडस के हलाक होने और एशियाइयों के मेकअप तब्दील करने के बारे में और हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात से लेकर हेडक्वार्टर पर हमले की तफसील बता दी। इन्हें अंदरूनी हिफाजती इंतजाम का इल्म नहीं था, इसलिए इन्होंने अंधाधुंध कार्रवाई की जिसके नतीजे में वो सब हलाक हो गए। अलबत्ता एक आदमी ज़ख्मी हुआ है, इससे ये सारी मालूमात मिली हैं, ओवर। इमरान ने मॉरिस के लहजे और आवाज़ में तफसील बताते हुए कहा, ओह चलो, अच्छा हुआ जो ये सब हलाक हो गए हैं। ख्वाह मखा हमारे लिए सरदर्द बने हुए थे। अब हम सुकून से तो रहेंगे, ओवर। हाँ, अब इनकी लाशों का क्या करना है? क्या क्लब में भिजवा दूँ, ओवर? ये बताओ कि क्या तुमने इनके मेकअप वॉश कर दिए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किए। बहरहाल हो सकता है कि वो मास्क मेकअप में हो, ओवर। तुम इनके मेकअप वॉश करो, मैं अपने ख़ास आदमी हैडलर को भेज देता हूँ, वो इन्हें ले आएगा, ओवर। सॉरी मिकार्नो, हैडलर को मैं अपने हेडक्वार्टर में दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकता। ये इजाज़त सिर्फ तुम्हारे लिए है। वैसे तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं अपने आदमियों के ज़रिए ये लाशें तुम्हारे क्लब पहुँचा देता हूँ, ठीक है? मैं दरअसल चाहता था कि पहले इन्हें पहचान लिया जाए। बहरहाल ठीक है, तुम अपने आदमियों के ज़रिए इन्हें क्लब भिजवा दो, यहाँ हैडलर इन्हें वसूल कर लेगा, ओवर। ठीक है, मैं इनके मेकअप वगैरह इन्हें ख़त्म करके भिजवा देता हूँ, ओवर एंड ऑल। ये क्या बात हुई इमरान साहब? वो तो नहीं आया यहाँ। मैंने कोशिश तो बहरहाल की थी और बराह रास्त इसलिए नहीं कहा कि इस तरह वो मशकूक हो सकता था। बहरहाल हम मॉरिस के आदमी बनकर वहाँ जाएंगे और इसके लिए हमें मेकअप बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, इमरान ने कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि इसका फ़िक्र मुकम्मल होता, ट्रांसमीटर पर सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो इमरान और इसके साथी बेख्तियार चौंक पड़े। हेलो हेलो, मिकार्नो कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही मिकार्नो की आवाज़ सुनाई दी और इमरान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट करने लगी थी, क्योंकि वो समझ गया था कि मिकार्नो ने ये कॉल चेकिंग करने के लिए की है।
यस, मॉरिस अटेंडिंग यू, ओवर। मैंने इसलिए कॉल किया है कि मॉरिस के क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये लाशें वहीं अपने हेडक्वार्टर में रखो। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके इन्हें बता देता हूँ, फिर तुम इनकी लाशें अपने हेडक्वार्टर में ही बरकी भट्टी में जलाकर भस्म कर देना। क्यों, तुम्हें डर है कि कहीं ये लाशें फिर से ज़िंदा इंसानों में ना तब्दील हो जाएं और तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लब को भी तबाह ना कर दें, ओवर। इमरान ने मॉरिस की आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम जिन्हें हलाक करते हो वो शैतानी रूहें भी हों तो दोबारा नहीं जा सकती। दरअसल मैं नहीं चाहता कि ये लाशें क्लब में आएँ, क्योंकि अब लाजमन इनका दूसरा ग्रुप यहाँ पहुँचेगा और इन्हें बहरहाल क्लब का क्लू मिल जाएगा कि लाशें यहाँ आई थीं, ओवर। लेकिन इनकी चेकिंग कैसे होगी, ओवर। तुम हेडलर को इजाज़त दे दो, वो तुम्हारे पास पहुँच जाता है और इनकी चेकिंग का अमल मुकम्मल कर लेता है। नहीं, सॉरी, अलबत्ता ये हो सकता है कि हेडलर तुम्हारे साथ आ जाए। तुम मेरे उसूल तो जानते हो, मैं किसी के लिए अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। रियली वेरी सॉरी, ओवर। पहले तो तुमने कभी ना ऐसे उसूलों की बात की थी और ना ही इस तरह कभी ज़िद की थी, फिर आज ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तुम्हें अपने उसूलों का ख्याल कैसे आ गया? ये सरकारी एजेंसी का हेडक्वार्टर है मिकार्नो। जिस तरह तुम क्लब के सिलसिले में मोहतात हो, इसी तरह मैं अपने हेडक्वार्टर के सिलसिले में मोहतात हूँ। तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी आमद का कोई मसला नहीं है, लेकिन अकेले हेडलर के आने से हो सकता है कि मेरा कोई आदमी कहीं मुखबरी कर दे, ओवर। इमरान ने बात बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि ये लाशें यहाँ भिजवा दो क्लब के उगबी साइड पर। वहाँ मेरा आदमी जैकब इन्हें वसूल कर लेगा और फिर खुफिया रास्ते से ही इन्हें क्लब में ले जाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, जैसे तुम कहो। मुझे इस पर कि भला क्या एतराज़ हो सकता है, ओवर। ओके, ओवर, मिकार्नो ने कहा। ओके, ओवर, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ मौजूद एक वैगन में सवार होकर टरांगा क्लब की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इनके साथ लाशें नहीं थीं। ड्राइविंग सीट पर इमरान मौजूद था, जबकि फ्रंट सीट पर सफदर बैठा हुआ था। जूलिया और सालेहा को उगबी तरफ बिठा दिया गया था, जबकि जैकब इनके साथ औरतों को देखकर मशकूक हो सकता था। इसलिए इमरान ने जूलिया और सालेहा को उगबी सीटों पर बिठा दिया था और उनको ये हिदायत भी कर दी थी कि वो इस वक्त तक वैगन से बाहर नहीं आएंगी जब तक कि जैकब पर काबू पा नहीं लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद वैगन टांगा क्लब के उगबी तरफ पहुंच गई। चूँकि इमरान और सफदर पहले ही टांगा क्लब के इतराफ़ का जायज़ा ले चुके थे, इसलिए इन्हें मालूम था कि क्लब के उगबी तरफ एक बंद चौड़ी सी गली है, जिसके आखिर में कूड़ा करकट के बड़े बड़े 4-5 ड्रम भी पड़े हुए थे। लेकिन इस गली में क्लब की दीवार में ना कोई दरवाज़ा था और ना ही सामने वाली दीवार में कोई दरवाज़ा नज़र आ रहा था। लेकिन अब मिकानो ने जिस तरह इन्हें वहाँ बुलवाया था, इससे साफ जाहिर था कि कोई खुफिया रास्ता इस तरफ भी है। इमरान ने वैगन गली में मोड़ी तो सामने ही दीवार के साथ 5 आदमी खड़े नज़र आ रहे थे। जूलिया और सालेहा, तुम दोनों नीचे लेट जाओ, इमरान ने कहा तो जूलिया और सालेहा तेज़ी से सीट से खिसक कर उगबी सीटों के नीचे लेट गईं। इमरान ने वैगन इनके करीब ले जाकर रोक दी और दूसरे लम्हे वैगन से उतर आया, जबकि इसके साथ ही तेज़ी से दरवाजे से नीचे उतर आए। आप लोग कौन हैं? आपको तो पहले कभी मैंने नहीं देखा। एक लंबे कद और चौड़े शानों वाले आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा, चलो अब तो देख लिया है मिस्टर जैकब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही इसके बाजू बिजली की सी तेज़ी से घुमा और दूसरे लम्हे जैकब चीखता हुआ उछलकर 2 कदम दूर जा गिरा। इसके चेहरे पर इमरान का ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था और फिर शायद ये इमरान की तरफ से अपने साथियों को इशारा था कि दूसरे लम्हे इसके साथी बाकी चारों अफराद पर टूट पड़े, जो बड़े ढीले ढाले अंदाज में खड़े थे। शायद जैकब इन्हें लाशें उठाकर अंदर ले जाने के लिए साथ लाया था।